पिछली क्लास में हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिस्कशन किया था, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत तरह के सॉल्यूशंस जो बनाए जाते हैं उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली मोलैरिटी या मोलैलिटी यूज किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग एक और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, नॉर्मेलिटी, जो जनरली लेबोरेटरीज़ में केमिकल रिएजेंट्स के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली आपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स जब किए होंगे तो वहाँ आपने रिएजेंट बॉटल पे देखा होगा n/10, n/20, n/5, 2n ऐसा लिखा हुआ आपने देखा हुआ। तो n जो है उसमें वो नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले क्लास में जो मोलैरिटी और मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे। उसके फार्मूला को थोड़ा सा मैं एक बार और रिकैप कर दूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें थोड़ा डाउट था, और एक आध क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे उनसे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जितना बार आप रिवीजन करते हैं, जितने क्वेश्चंस करते हैं, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो जो मोलैरिटी है इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हम लोग कई बार बुक्स में जब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसको हम लोग कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब एक कॉन्सेप्ट के लिए आप मोलैरिटी के लिए 4 फार्मूला याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि एक ही फार्मूला से कैसे कई फार्मूला बन जाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास। ठीक है, मास बाय मोलर मास होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W/m। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इसी चीज को इंक्लूड कर दें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W/m बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या आप इसी को लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू W/m इंटू V। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर आप वॉल्यूम को लीटर में यूज करेंगे। ठीक है, W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सॉल्यूट के मोल्स की बात करेंगे तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में मैं जो टर्म्स यूज करूंगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सॉल्वेंट के लिए मैं 1 यूज करूंगा और सॉल्यूट के लिए 2 यूज करूंगा। मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस और विच इज प्रेजेंट इन एबंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए मैं 1 यूज करूंगा और इसके लिए मैं यूज करूंगा 2। तो इसी फॉर्मूला में मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलैरिटी इज इक्वल टू W/m2 इंटू V। ठीक है, यहाँ पर V जो है वो किस में है? लीटर में है। अगर आप इसको ml में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है 20 ml, ठीक है, तो 20 ml को अगर हम लोग को चेंज करना हो लीटर में तो क्या करते हैं हम लोग? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अगर ये ml में दिया हो उसके केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैरिटी
इज इक्वल टू W2/m2 इंटू V अपॉन 1000। जब V क्या है, V ml में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो। ठीक है, अगर मान लीजिए 20 ml दिया है, जैसे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको यूज करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ml, तो 20 ml दिया हुआ है तो पहले उसको लीटर में चेंज करेंगे, मतलब 20/1000। तो वही मैंने वहाँ पर किया है कि अगर वॉल्यूम आपका ml में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू लिखिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो लीटर में चेंज हो जाता है। और यही फॉर्मूला दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W2/m2, W2 इंटू 1000 अपॉन m2 इंटू V। और इस फॉर्मूला में V इज इन मिलीलीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इससे यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 20 ml of water. Find the molarity. ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैरिटी। अब आपको चाहिए क्या मोलैरिटी निकालने के लिए? एक चाहिए सॉल्यूट का मास जो 4 ग्राम है, दूसरा सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा? सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। और V वॉल्यूम इन मिलीलीटर, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं 20, क्योंकि ये फॉर्मूला में आप देखिए ऑलरेडी 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मिलीलीटर में जो वॉल्यूम था उसको आप लीटर में चेंज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखिए 4/40 इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम कितना है मिलीलीटर में 20। सीधे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 10 जा हो गया और 10 100 टाइम्स कट गया, 25 जा, यानी 5 मोल्स पर लीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो देखिए बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से ये फॉर्मूला बना है, इसी से ये फॉर्मूला बना है, इसी से ये फॉर्मूला बना, इसी से ये फॉर्मूला बना। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का डाउट था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एक मोलैरिटी के लिए कई फॉर्मूला यूज किए गए, तो इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मोलैरिटी के कई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना, सारे फॉर्मूला इसी से बने हुए, इसीलिए आपको बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, W/m, मास बाई मोलर मास। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट लिया गया है तो सॉल्यूट के लिए मैं 2 यूज कर रहा हूँ, तो W2/m2 हो जाएगा। यहाँ मैंने यूज किया है W2/m2। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो उसको हम लोग को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने यूज किया इफ वॉल्यूम इज इन ml एंड वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली इनटू आवर फॉर्मूला, कि जो ml में वैल्यू दिया है उसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला में यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ये वाले से भी निकल जाएगा, देखिए ये वाला भी। बस आपको करना क्या होगा कि 20 ml को पहले चेंज करना होगा किसमें, 20/1000 मीन्स क्या हो जाएगा 1/50 लीटर। ठीक है ना, 1/50 लीटर मतलब कितना हो गया 0.2 एक्चुअली ये हो जाएगा 0.02 लीटर। तो या तो आप इस फॉर्मूला को यूज करिए, यहाँ पे 0.02 लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूला को यूज करिए तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 ml लिखिए। मैं इसको भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए W2/m2 इंटू V लिखा हुआ है। आप इससे भी करेंगे तो देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ मोलैरिटी, सेम क्वेश्चन के लिए,
क्योंकि 20 ml को मैंने लीटर में चेंज कर दिया 0.02, तो देखिए W2 क्या हो जाएगा 4/40 मोलर मास इंटू 0.02। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा 5। कैसे 4 10 जा हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया ये 1/0.2, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 10/2 5 आ गया। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करिए चाहे ये फॉर्मूला यूज करिए, आंसर वही आएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस उसके डिफरेंट फॉर्म्स है ये, ठीक है। यही मैं क्लियर कर रहा था कि एक आपका सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे कई उसके मॉडिफिकेशंस बन जाते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आपको बढ़िया से याद रखना है और उसी के डिफरेंट फॉर्म्स को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम मोलैलिटी के लिए भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, मोलैलिटी के फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब क्या कह सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू, जैसे अभी मैंने बताया था मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला है W/m, तो सॉल्यूट का निकाल रहे हैं इसलिए W2/m2। W स्मॉल रहेगा, m आपका कैपिटल रहेगा। मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोलर मास को कैपिटल M से। क्योंकि ये सॉल्यूट है इसीलिए मैंने 2 यूज किया, W2/m2 बाई, अगेन वी हैव मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करना है और मास है इसीलिए W1 इन kg, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका हुआ मोलैलिटी इज इक्वल टू W2/m2 इंटू W1। अब आपको पता है कि ये जो W2 यूज करते हैं वो ग्राम में होता है, मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में होता है। तो ये सिर्फ केजी में आप यूज करने से अच्छा है कि इसको भी आप किस में चेंज करना हो कि ग्राम में ही आप यूज कर लें। तो ग्राम में यूज कर लेंगे तो अगेन वी विल हैव टू कन्वर्ट दैट ग्राम वैल्यू इनटू किलोग्राम। यानी अगर आपका W1 20 ग्राम दिया हो सपोज करिए, तो आप 20 ग्राम को चेंज करना हो किलोग्राम में तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है W2/m2 इंटू W1, जहाँ पर W2 इन ग्राम होगा, M2 किस में होगा इन ग्राम पर मोल होगा और W1 किस में होगा इन किलोग्राम होगा। तो इससे अच्छा है कि इसको भी हम लोग ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2/m2 इंटू, देखिए इसको आपको केजी में करना होता है, तो अगर मान लीजिए ग्राम में हो तो क्या करेंगे आप W1/1000 वेयर W1 इज इन ग्राम। आगे क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000/m2 इंटू W1। ये आपका फॉर्मूला हो गया जिसमें W1 एंड W2 आर इन ग्राम एंड M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, ठीक है। यह आपका फॉर्मूला बन गया। तो अगर W1 W2 दोनों आपको ग्राम में पता है तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ये फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट आपको मोलैलिटी पता चल जाएगा, ठीक है। यानी क्या हुआ, जैसे अभी मैंने मोलैरिटी के लिए लिखा, क्या लिखा W2 इंटू 1000/m2 इंटू V, और V किसका है सॉल्यूशन का है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ, और ये किस में लिखना है आपको इन ml, डायरेक्ट आपको यूज कर लेना ये फॉर्मूला। उसी तरह से मोलैलिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, W2 इंटू 1000/m2 इंटू W1, जहाँ पर W1 W2 ग्राम में है
और m2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट हम लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सीधे के सीधे इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, है ना। तो बुक्स में जनरली क्या है कि ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा यूज करते हुए मिलेगा, ठीक है। अब इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं कॉन्सेप्ट से दूर भागते हैं, जो फैक्ट है, ठीक है। वो डायरेक्ट फार्मूला मिल जाए तो वो फार्मूला में वैल्यू रख करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से दूर भागते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए इसी कॉन्सेप्ट से ये पूरा बना हुआ है, यही मेन हमारा फॉर्मूला हुआ है ना। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दिया है कि 50 ग्राम है सॉल्वेंट का मास, तो हम लोग को अगर केजी में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 50/1000, यही तो करते हैं, 50/1000 ये करते हैं हम लोग, और उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ छोटा सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेम वही क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 4 ग्राम of NaOH is dissolved in 50 ग्राम of water to form a solution. Find the molality. देखिए, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन वही है, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये वाटर जो है सॉल्वेंट है और इसका दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 ग्राम डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। देखिए सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम दिया है, तो W2 की वैल्यू हो गई 4 × 1000 बाई M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी निकाले थे हम, 40 ग्राम पर मोल होता है, सीधे आप यहाँ 40 लिख दीजिए, इंटू W1, क्योंकि आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए W1 की वैल्यू सीधे ग्राम में आप यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी सीधे 50 आप यूज कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, 4 10 जा हो गया और 10 100 जा और ये 52 जा, यानी 2m स्मॉल m का मतलब क्या हुआ, मोल्स पर केजी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से मैंने निकाल दिया। अच्छा, अब हम चाहे तो इस फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, ये जो फॉर्मूला है, बस ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर W1 किस में करना है, केजी में। तो 50 ग्राम बराबर कितना केजी होगा, 50 ग्राम इज इक्वल टू होगा 50/1000 केजी। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें देखिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, मतलब ये W1 को केजी में यूज करना है। अब आप अगर रखेंगे यहाँ वैल्यू, तो मैं रख के दिखा दे रहा हूँ, मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W2 यानी 4/40 इंटू 50/1000। अब आप देखिए ये 1000 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, तो सेम वही केस तो आ जाएगा जो वहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी ये वही एक्सप्रेशन आ गया 4 × 1000/40 इंटू 50। सॉल्व करेंगे 2m आएगा, यानी 2 मोल्स पर केजी, ठीक है। तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वही है, देखिए उसी बेसिक फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। क्योंकि कल मैं वही बता रहा हूँ आपको, एक बार और मैं बताया अभी कि एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर ये फॉर्मूला अलग बता रहा है, ये फॉर्मूला अलग बता रहा है, इसमें क्यों ऐसा है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, बस यूनिट का खेल है सब। यहाँ W1 केजी में लिया गया, अब इसी को आप ग्राम में अगर लेना हो आपको, तो ग्राम में जो वैल्यू रहेगी उसको 1000 से डिवाइड किया जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो वही 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसे एक कॉन्सेप्ट के लिए 5-5 फार्मूला याद करेंगे तो कितने फार्मूला हो जाएंगे, बहुत सारे फार्मूला हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी छोटे लेवल की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 11-12 की केमिस्ट्री में बहुत कम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हायर क्लासेस में अगर आपको पढ़ना हो तो फिर ऐसे तो बहुत सारे फार्मूला याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई रटने वाली नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई समझने वाली होनी चाहिए, है ना। इसलिए आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ये बेसिक फार्मूला से ये फार्मूला कैसे बना, ठीक है। तो इस तरह से आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी की ये जो फॉर्म्स हैं कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ये फार्मूला भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला से जल्दी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों के जो फार्मूला हैं
वो मैं लिख दूं, मोलैरिटी m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा W2/m2, ये हो गया। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1000 से, और नीचे किससे, V ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन मिलीलीटर, ये ध्यान रहे। और मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, स्मॉल m का, सेम वही चीज़ है, W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। यहाँ क्या है, W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है, और W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। 1 और 2 मैंने बताया, ये 1 किसके लिए यूज किया जा रहा है, सॉल्वेंट के लिए, और 2 यूज किया जा रहा है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में जो आपको मास मिलता है वो ग्राम में दिया जाता है, और वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका भी रीज़न आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है कि 5 लीटर 10 लीटर सॉल्यूशन लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग 10 ml 15 ml 20 ml की सॉल्यूशन बना करके उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किए जाते हैं वो मिलीलीटर वॉल्यूम में किए जाते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा बेसिक फार्मूला के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मोलैलिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मोलैलिटी पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए जो इस फॉर्मूला को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ यूरिया, इसका फॉर्मूला NH2CO NH2 इज रिक्वायर्ड to prepare 2.5 kg of 0.25 मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका सॉल्यूशन का मास होगा 2.5 kg, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन का मास 2.5 kg है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन का, और उसकी मोलैलिटी कितनी है 0.25, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में यूरिया क्या है, सॉल्यूट है, तो यूरिया का कितना अमाउंट चाहिए। अब आप फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, मोलैलिटी इक्वल टू क्या है, W2/m2, यानी यूरिया का मास चाहिए, यूरिया का मोलर मास चाहिए। W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये तो आपको पता नहीं है। मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, W1 भी नहीं पता है, ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। W1 नहीं, ये पूछा गया, W2 पूछा गया है, W1 भी आपको पता करना पड़ेगा, M2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2.5 kg है, ठीक है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला में कहीं यूज नहीं है, लेकिन उससे हम लोग W1 की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, गिवन क्या हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 2.5 kg। इसको हम लोग ग्राम में बदल लें, कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। लेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास मान लिया जाए कितना है, x ग्राम है, ठीक है। तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यूरिया आपका क्या है, सॉल्यूट है, तो टोटल मास 2500 ग्राम था, उसमें से अगर यूरिया के मास को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमको मिल जाएगा 2500 माइनस x ग्राम, ये ग्राम में आपको मिल गया। और सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, W1, ठीक है। अब देखिए मोलैलिटी दिया हुआ है यहाँ पे
मोलैलिटी कितना है 0.25, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/100 इज इक्वल टू 1/4 स्मॉल m, मतलब मोल्स पर केजी। ठीक है, और क्या है मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया यानी M2 इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं NH2CO NH2, तो देखिए इसमें 2 नाइट्रोजन हैं तो 14 2 जा 28 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4 प्लस कार्बन का कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, ऐड कर लीजिए 32 प्लस 8 40 60 हो गया, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 60 ग्राम पर मोल। अब आपको x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ रख देता हूँ इस फॉर्मूला में, मोलैलिटी यानी 1/4 इज इक्वल टू W2 कितना है, लेट द मास ऑफ यूरिया दैट इज सॉल्यूट, W2 यही होगा, x हो गया ये, इंटू 1000 अपॉन क्या है M2 कितना है 60 इंटू W1 कितना है भाई 2500 माइनस x। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ये इधर आ जाएगा 60 इंटू 2500 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1000x। ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम और 15 इंटू 2500 कितना हो जाएगा 37,500 माइनस 15x इज इक्वल टू 1000x, और 37,500 इज इक्वल टू हो जाएगा 1015x, और 37,500 अपॉन 1015 इज इक्वल टू x, एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 36.94 ग्राम। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती क्या कर देंगे, जो बताने वाली बात है, बच्चे 2.5 kg को सॉल्वेंट का मास यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट मास ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन का मास है, यानी टोटल सॉल्यूशन का मास 2.5 kg है, उसमें सॉल्वेंट का मास कितना होगा ये आप पहले डिसाइड करेंगे। कैसे, यूरिया का मास x सपोज कर लेंगे, सॉल्यूशन के मास में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सॉल्वेंट का मास आपको पता चल जाएगा। फिर इस फॉर्मूला में आप रख दीजिएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ग्राम के फॉर्म में है तो कुछ भी आपको नहीं करना है, सबको ग्राम के फॉर्म में मैंने कर दिया, उसके बाद से रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक मोलैलिटी पर हमने कर लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको और क्लियर किया होगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब हम लोग नए कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए। नॉर्मेलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute upon volume of solution in liter। ठीक है, अब ये एक नया टर्म आपके सामने है, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग सॉल्यूट का ही बात कर रहे हैं इसलिए मैं लिखा
मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी W2 बाई E2। 2 मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? सॉल्यूट के लिए यूज कर रहा हूँ। ये ध्यान रहे आपको, पूरे चैप्टर में मैं एक फॉर्मेट में ये पढ़ा रहा हूँ आपको। 2 मैं जब भी यूज करूँगा वो सॉल्यूट के लिए होगा, और 1 जब भी यूज करूँगा वो सॉल्वेंट के लिए होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज W2 बाई E2। तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया W2 बाई E2 इंटू V, किसका भी? ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, W2 बाई E2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ भी एक चीज़ मैं वही बात इनकॉर्पोरेट करूँगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में दिया है तब तो यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा है 30 ml 50 ml तो क्या करते हैं हम लोग? उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तब जाकर के वो चेंज होता है लीटर में। तो इस फॉर्मूला में वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। अगर क्वेश्चन में ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसी का एक और फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन E2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन करते समय काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में आपको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें रखिए, जो भी वैल्यू है 30 ml है 50 ml है, डायरेक्ट यहाँ रखिए, सॉल्व करिए, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी भी एक चीज़ डाउट होगा कि ये इक्विवेलेंट मास क्या है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मोलर मास के फॉर्म में ही, लेकिन यहाँ हम लोग वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है ना, वैलेंसी फैक्टर से हम लोग डिवाइड करते हैं, और एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों तरह के कंपाउंड के लिए अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते हैं। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पीछे एक ही है। ठीक है, और ये चीज़ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ा जाता है। हालांकि सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शंस में उसकी हम लोग बात करते हैं, और फिर जो स्टोइकोमेट्री है वहाँ पर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस की। तो वहाँ आपने 11th में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा और किया भी होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में जनरली हम लोग सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी की ही बात करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं होगी यहाँ पे, तो मैं उधर ना जा करके आपको डायरेक्ट नॉर्मेलिटी पर बताता हूँ आपको। तो इक्विवेलेंट मास आपको निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल ऑफ एसिड, अगर एसिड होगा तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन फर्निश्ड पर मोल ऑफ एसिड। जैसे HCl की बात करें तो HCl अगर आयनाइज होता है, ठीक है, तो एक H+ देगा और एक Cl- देगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4, तो अगर ये आयनाइज होता है तो 2H+ प्लस सल्फेट आयन होगा कंप्लीट आयनाइजेशन में, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों के लिए इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखा रहा हूं। तो HCl का इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा? मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया और क्लोरीन का 36.5, ये एटॉमिक मास हम लोग ऐड कर दिए, अपॉन बेसिसिटी क्या है? HCl का 1 है, ठीक है, ये 35.5 होता है, तो ये हो गया आपका कितना? 36.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 36.5। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 लें
तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, मैं यहाँ नीचे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन इसमें 4 हैं तो 4 × 16 कर लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 4 जा 64, टोटल कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया 98 बाई बेसिसिटी कितनी है 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 49 हो गया। ठीक है, इस तरह से एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। ठीक है, इसी तरह से बेस के लिए डिफाइन करेंगे तो वहां पर मोलर मास अपॉन एसिडिटी हो जाएगा, और सॉल्ट के लिए डिफाइन करेंगे तो मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, अभी मैं उन सब बातों पर भी बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिलेशनशिप पहले बना करके एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर मैं इस पर और बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं जो रिलेशनशिप की बात कर रहा था वो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों का एक रिलेशनशिप मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी की फॉर्मूला है और एक मोलैरिटी की फॉर्मूला हमारे पास है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है W2/m2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ऊपर होता है 1000। ठीक है, ये आपका नॉर्मेलिटी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, यानी हम इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, एक दूसरे को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 तो क्या आएगा नॉर्मेलिटी, जिसको n लिखा हूं मैं, अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या है W2 × 1000 अपॉन E2 × वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या है W2 × 1000 अपॉन M2 × वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, M2 ऊपर चल जाएगा, E2 नीचे आ गया, तो नॉर्मेलिटी बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू M2/E2। E2 क्या है इक्विवेलेंट मास, M2 क्या है मोलर मास, यानी क्रिस क्रॉस आप कर लीजिए तो एक रिलेशनशिप क्या मिल गया, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ये फॉर्मूला हो गया जिससे आप मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास, क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में क्या यूज होता है इक्विवेलेंट मास, मोलैरिटी के फॉर्मूला में क्या यूज होता है मोलर मास। तो आप आसानी से ये रिलेशनशिप का यूज करके अगर मोलैरिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं, नॉर्मेलिटी दिया है तो मोलैरिटी में बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, वहां पर ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 20 ml ऑफ N/20 HCl दे दिया, ये नॉर्मेलिटी हो गया, और आपसे पूछेगा व्हाट इज इट्स मोलैरिटी। ठीक है, या सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ N/20 H2SO4 सॉल्यूशन, तो N/20 लिख रहा है तो मोलैरिटी आपको पता करना है, नॉर्मेलिटी दिया है मोलैरिटी पूछा जा रहा है। ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो अब मोलैरिटी दिया हुआ है नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो एक ही रिलेशनशिप है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ठीक है, ये सिंपल सा रिलेशनशिप है जो आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के कन्वर्जेंस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, अच्छा अब मैं बात कर रहा था इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल बात कर लें। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला जो अभी बताया उसको मैंने समरी किया यहाँ पे, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W2 × 1000/M2 × W1, यहाँ W1 W2 दोनों ग्राम में होंगे, M2 तो ग्राम पर मोल में होता ही है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है W2/M2 × 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यहाँ डायरेक्ट आप मिलीलीटर में यूज कर सकते हैं, और नॉर्मेलिटी में बस ये फॉर्मूला में डिफरेंस होगा कि यहाँ पर क्या रहेगा इक्विवेलेंट मास रहेगा।
ये रिलेशनशिप भी मैंने अभी समझा दिया आपको कि ये दोनों इक्वेशन से ही ये रिलेशन डिराइव किया गया है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास, जिससे आप आसानी से मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास के लिए मैंने 3 फॉर्मूला यहाँ लिखा है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, ये होता है फॉर एसिड्स। ठीक है, दूसरा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी फॉर बेस, जिसमें OH माइनस होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेसिस की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, ये किसके लिए होगा? फॉर सॉल्ट्स। ठीक है, अभी मैंने एसिड का एग्जांपल आपके सामने लिया था। एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि उसके 1 मोल के आयोनाइजेशन से कितने मोल H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे HCl में 1 मोल HCl से 1 मोल H+ आयन प्रोड्यूस होगा, H2SO4 के 1 मोल से 2 मोल H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया था आपको। तो मैं बेस का एग्जाम्पल और सॉल्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के और उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 बेस मैंने लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होता है तो Na++ OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। यानी इसका अगर 1 मोल है तो यहाँ कितने मोल OH- आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? केवल 1 मोल। तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अगर ये आयन ये डिसोसिएट होता है, ठीक है, तो क्या होगा? Ca2+ OH- 2 OH- एंड हियर एसिडिटी इज इक्वल टू 2। तो इसी के अकॉर्डिंग आप दोनों का इक्विवेलेंट मास देख लीजिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या होगा? मोलर मास अपॉन एसिडिटी। मोलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? कई बार मैं बता चुका हूं अभी, 40 होता है, और एसिडिटी कितनी है? 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास 40 हो गया। ठीक है, वहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? मोलर मास कैल्शियम 40 होता है और ये 17 × 34 यानी 74 हो जाएगा ये 74, और एसिडिटी कितनी है? 2, तो 74/2 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये मैंने बेस के लिए कैलकुलेट करके दिखाया अभी आपको। बेस मतलब इनऑर्गेनिक बेस की हम लोग बात कर रहे हैं अगर, तो जिसमें OH- आयन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होगी एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारे कहलाएंगे बेसिस। जो एल्कली बेसिस हैं बेसिकली दे आर सॉल्युबल इन वाटर। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज डिफाइंड बाय ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि अमोनिया बेसिक इसलिए है क्योंकि उसमें टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH4+ अमोनियम आयन, इसलिए अमोनिया बेसिक है। लेकिन जनरली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको इनऑर्गेनिक बेसिस की बात होगी जहां OH- आयन होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं सॉल्ट का एग्जांपल ले लूं। ओके, सॉल्ट्स एज फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, तो मोलर मास कितना होता है आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 3 जा 48 यानी 100 हो गया। तो 100 अपॉन कितने इसमें पॉजिटिव वैलेंसी है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जब आयनाइज होगा, रेदर वी कैन से इट डिसोसिएट्स बिकॉज इट इज अ सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट है तो डिसोसिएशन कहा जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो Ca2+ CO3 2-,
यानी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 50। ठीक है, इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट का निकाला जाए, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा, अब कार्बोनेट वाले पार्ट का 60 है, सोडियम का 23 2 जा 46, तो 106 हो गया। तो 106 अपॉन सोडियम कार्बोनेट, देखिए अगर डिसोसिएट हो रहा है तो कैसे डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस CO3 2 माइनस। तो एक सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन टोटल 2 सोडियम है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 यूनिट्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 53। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, अलग अलग कंपाउंड्स का हम लोग इक्विवेलेंट मास इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं, बुक्स में इक्विवेलेंट वेट भी लिखा होता है, जैसे मैं यहाँ मास यूज कर रहा हूं, उसमें वेट लिखा हो सकता है। तो वेट लिखेगा तो यहां पर भी देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट लिखा होगा, क्योंकि आप जान रहे हो सिंपल सा फिजिक्स है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, यहाँ भी जी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी जी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट अगर लिखा है तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिखेगा, उससे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जी के वैल्यू से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट कहेंगे या मास कहेंगे वैल्यू वही आएगी। बस आप यहाँ इक्विवेलेंट मास लिखेंगे तो यहाँ मोलर मास होगा, यहाँ इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, अलग अलग कंपाउंड में उसका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं उसको भी कुछ एग्जांपल से आपको दिखा दूं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, मैं 2 कंपाउंड एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, FeO और Fe2O3। तो Fe का हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालने वाले हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe। ठीक है, पहला है इन FeO और दूसरा है इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe इन Fe2O3। ध्यान ये देना है कि यहाँ देखिए Fe का वैलेंसी क्या है, +2 है, तभी ना ये +2 और -2 हो गए, कैंसिल हो गए, इसी वजह से FeO फॉर्मूला है। यहाँ क्या है वैलेंसी, तो Fe की वैलेंसी यहाँ 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, जिसकी वजह से फॉर्मूला आ गया है Fe2O3। तो यहाँ Fe का वैलेंसी क्या है, 3 है, और मोलर मास कितना होता है Fe का, 56 होता है। ठीक है, तो आप देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe इन FeO क्या हो जाएगा, 56/2, यानी क्या हो गया 28, और यहाँ क्या हो जाएगा 56/3 हो जाएगा, क्योंकि Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी क्या है, 3 है। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24.66, ये आपका इक्विवेलेंट मास में डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि इक्विवेलेंट मास किसी एलिमेंट का सभी कंपाउंड में सेम रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये एक डिफरेंस दिख रहा है आपको कि मोलर मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम कहें कि इसमें मोलर मास क्या है Fe का, तो 56, यहाँ कितना है 56, लेकिन इक्विवेलेंट मास अलग अलग हो गया। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अगर है, जैसे KMnO4, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस में जो रिएक्शंस दिए जाते हैं वहां पर जनरली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जैसे KMnO4 K2Cr2O7 के क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं, रिएक्शन बना के दिया जाता है, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इक्विवेलेंट मास कितना होगा। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में आपने इसको जरूर किया होगा, नहीं किए होंगे तो रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर सेम वही फॉर्मूला होगा, मोलर मास निकाल लीजिएगा और उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए
कि KMnO4 है और वो चेंज हो गया MnO2 में, तो KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 होता है मैग्नीज का, और यहाँ क्या होता है +4 होता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 यूनिट हो गया। तो हम पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो मोलर मास को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो जहाँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मिलते हैं वहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं उस टॉपिक पर अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या रिडॉक्स रिएक्शंस वाले चैप्टर में जब हम लोग बात करते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बेसिकली ये तीनों फार्मूला को हमने जान लिया। इन दो फार्मूला से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के रिलेशनशिप को भी हमने समझ लिया, ठीक है ना। अब मैं नॉर्मेलिटी पर कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये फार्मूला का यूज करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट मास ऑफ NaOH is required to prepare 20 ml of N/10 solution of NaOH, ठीक है। NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, वहां में छूट गया, एक्वस लिखना था, ठीक है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का N/10 सॉल्यूशन बनाना है और कितना बनाना है 20 ml बनाना है, तो कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, देखिए तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है हमारा नॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यही है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा रहा है, W पूछ रहा है सीधे सीधे। अब आप देख लीजिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नॉर्मेलिटी क्या है, N/10 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/10 इज इक्वल टू W2 पता करना है इंटू 1000 अपॉन E2 इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मास लिखना है आपको, इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम कितना है 20 है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH क्या है, बेस है, और इसकी एसिडिटी क्या है 1, केवल एक OH इससे प्रोड्यूस हो सकता है, तो मोलर मास 40 होता है, 40/1 कितना होगा 40 होगा, अभी मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया, W2 इंटू 1000/40 इंटू 20, सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ गया 40 इंटू 20/10 इंटू 1000, यही आपका W2 का वैल्यू हो गया। चलिए ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8/100 इज इक्वल टू W2, या कह सकते हैं W2 इज इक्वल टू 0.08 ग्राम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुरंत हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। पूछा गया था कि अगर 20 ml ऑफ N/10 सॉल्यूशन बनाना हो तो कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होता है लैब में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री लैब में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी हम लोग को सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग को N/20 बनाने को दे दिया जाए तो पता चले कि हम बना ही नहीं पा रहे हैं, कैसे क्या करेंगे। तुरंत इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए, पता चल जाएगा कितना ग्राम आपको सबस्टेंस का ऐड करना पड़ेगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 मिलीलीटर ऑफ N/20 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये ऑक्जेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। क्यों इंपॉर्टेंट एसिड है मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला देखिए ये है COOH, या इसी को आप लिखते हैं COH होल 12, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल के फॉर्म में, उसमें इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, इसीलिए इसका एक्चुअल फॉर्मूला COH होल 12 इंटू 2H2O होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट मास पहले मैं निकाल दूं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाई एसिडिटी, एसिड है सॉरी बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस होगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड में
RCOOH ग्रुप होता है, और ये जब आयनाइज होता है तो RCOO माइनस प्लस H प्लस, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और H प्लस आयन। तो जितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे उतना ही उसका बेसिसिटी होगा। तो इसमें 2 ग्रुप हैं तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी। दूसरा इसका मोलर मास, तो मैं कहा कि ये इंटू 2H2O ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसका मोलर मास कैलकुलेट करिए। कार्बन कितने हैं 2, 2L2 जा 24 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 है और ये होल ट्वाइस है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन मीन्स 64 हो गया, 16 4 जा 64, हाइड्रोजन 2 यानी 2 हो गया, प्लस 2H2O, H2O का 18 होता है मोलर मास, तो 18 2 जा 36, ठीक है। ये देखिए कितना आएगा 60 20 80 90 90 प्लस 36 यानी 126 आ रहा है। तो आप यहाँ रख दीजिए 126/2 इज इक्वल टू 63। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 63 इसका आंसर है, ठीक है। गलती कभी मत करिएगा, अक्सर बच्चे 90/2 कर देते हैं, वाटर को ऐड करना भूल जाते हैं, 90/2 हो जाएगा 45, तो ऑप्शन में जरूर दिया रहता है 45, ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है 63 है। अब हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन, चलिए। व्हाट मास पूछा है, W2 आपको निकालना है, तो नॉर्मेलिटी कितनी है 1/20 इंटू इज इक्वल टू W2 क्या होगा W2 निकालना है इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट मास कितना है 63 इंटू वॉल्यूम कितना है 50। अब सॉल्व कर लीजिए, 63 इंटू 50 बाई 20 इंटू 1000, दिस इज योर वैल्यू ऑफ W2, ठीक है। सॉल्व हो ही जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। 63 इंटू 5 कर लीजिए, 6 5 जा 30, 3 5 15, 315 बाई 2 इंटू 1000, कितना हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 0.1575 ग्राम W2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। अब जो है नॉर्मेलिटी के लिए एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन, और उसी के फॉर्म में हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला और मैं नॉर्मेलिटी के रिलेशन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग एक आध क्वेश्चन उस पर भी कर लेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाई E2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अभी एक रिलेशनशिप हमने देखा, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास, ठीक है। अब एक और रिलेशनशिप में बता दूं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। और इसी के फॉर्म में M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये भी रिलेशनशिप बता सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों ही रिलेशनशिप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होते हैं। मैं बस रिकैप कर रहा हूँ, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जनरली इस पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक और रिलेशनशिप है N1V1 प्लस N2V2 प्लस अगर और कोई है, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू V। V क्या है टोटल और N क्या है न्यू, मतलब न्यू नॉर्मेलिटी इंटू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का रिलेशनशिप है, ठीक, ये भी है और ये भी है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले चैप्टर में या स्टोइकोमेट्रिक से रिलेटेड कैलकुलेशंस जो क्लास 11th में बताए जाते हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
मैं इसलिए आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम ही हमारा केवल टारगेट नहीं है, हम लोग को इसके बाद अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं तो ज़रूर हमको इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि केवल 12th का सिलेबस तो पूछा नहीं जाता है, 11th की भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, जैसे इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इसका 20 ml यूज किया गया और इसकी नॉर्मेलिटी है n/10। दूसरा सॉल्यूशन है n/20 का और इसका यूज किया गया 40 ml। और तीसरा सॉल्यूशन है n/50 और इसका 300 ml यूज किया गया। इन तीनों को मिला दिया गया। ये तीनों सॉल्यूशन HCl के थे, ये भी HCl सॉल्यूशन है, ये भी HCl सॉल्यूशन है और ये भी HCl सॉल्यूशन है। तो जो न्यू सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, n/10 HCl, 20 ml of n/10 HCl, 40 ml of n/20 HCl and 300 ml of n/50 HCl are mixed together to form a new solution. What is the normality of new solution? तो न्यू सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी देखिए इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। कैसे? n1v1 यानी n1v1 करिए तो क्या हो गया 1/10 इंटू 20 प्लस, ठीक है, n लिख दीजिए, n के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया n/20 इंटू 40 प्लस n/50 इंटू 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, न्यू n इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 300 360। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 2n प्लस 2n प्लस 6n कितना हो गया 6 2 8 2 10n इज इक्वल टू हो गया n इंटू 360। ये इधर आ जाएगा 10/360 n इज इक्वल टू n न्यू लिख दे रहा हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, यानी न्यू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया n/36। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है। जनरली सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं है। सॉल्यूशन में बस सिंपल सा मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलना। ठीक है, व्हाट मास ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर n/20 NaOH, m/20 NaOH, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। खास करके मैंने आज की क्लास में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तीनों को एक साथ लेके आपको कंपेयर करके भी बताया है कि फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं और एक ही फार्मूला से कई तरह के फार्मूला कैसे डिराइव किए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हर फार्मूला एक नया फार्मूला है, पर ऐसा नहीं होता है। फार्मूला के रिलेशनशिप को समझना चाहिए। ठीक है ना, तो अब मैं आज के टॉपिक पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, आप खुद से उसको ट्राई करिएगा और मुझे यकीन है कि आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ n/20 HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का 100 ml सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी n/20 है, तो उसमें कितने मोल्स हैं? तो बहुत आसान है, पहले आप क्या निकाल लेंगे, कितना उसका मास प्रेजेंट है, और मास प्रेजेंट होगा आप निकाल लेंगे तो उसके मोल्स भी निकल जाएंगे। चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 50 ml ऑफ n/10 H2SO4। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कैसे चेंज करते हैं, उसी रिलेशनशिप का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 2n HCl एंड 6n HCl शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 1 लीटर ऑफ 4n HCl। ये लास्ट वाला रिलेशनशिप से मैंने बताया, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू n न्यू इंटू v टोटल। इस फॉर्मूला से इसको यूज कर लेंगे। v टोटल कितना है 1 लीटर है और इसके वॉल्यूम नहीं दिए गए हैं, तो आपको ये सपोज कर लेना है। ठीक है, कितना वॉल्यूम होगा इसका कोई सपोज कर लेंगे वैल्यू, इसका एक पार्टिकुलर वॉल्यूम सपोज कर लेंगे, इसका वॉल्यूम सपोज कर लेंगे, और दोनों का सम कितना होना चाहिए 1 लीटर होना चाहिए। तो उससे आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं कि आप जो है इसका पहले का आंसर 0.05 मोल्स, दूसरे का 0.05 मोलैरिटी यानी मोलर m है, और लास्ट का आंसर 500 ml दोनों के लिए, दोनों का आंसर 500 ml है। ठीक है,
तो आप खुद से इसको करिएगा, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा कि क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर अब आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।